नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के मामलों को लेकर लगाई अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है। वहीं शराब घोटाला केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर बढ़ गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए तंत्रों का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर कहा कि यदि कुछ किया नहीं है तो बार बार कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं, न्याय तंत्र पर भरोसा करें। से कानून सबके लिए बराबर है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे राजनेता हो या आईएएस अधिकारी हो या किसी भी संवर्ग के हो, जो भी छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का प्रयास करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको कार्रवाई उसके ऊपर होना सुनिश्चित है। माननीय विष्णुदेव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता को पैसे कोई लूट नहीं सकता। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों, लगातार सरकार जो है प्रदेश को एक जो माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन है, वो सुशासन की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अरे श्याम बिहारी जायसवाल को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके ईडी के मामले में, झूठे मामले में भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया है। तो स्वाभाविक ही आदमी कोर्ट जाएगा। आप आतंक फैला रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो उनके ये जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसमें आपकी इस प्रकार की टिप्पणी ये बताती है कि आपको न्यायालय आपके अंदर में न्यायालय का भी सम्मान नहीं है। ये सत्ता के अतिवादी चरित्र का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में श्री भूपेश बघेल जी की याचिका पर सुनवाई हुई है और चैतन्य बघेल की भी याचिका पर सुनवाई हुई है। एक मामले में उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है, एक मामले में उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवाद दायर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा श्री भूपेश बघेल की एक याचिका पे 6 तारीख को सुनवाई होगी। हमें अदालत पे पूरा भरोसा है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता के चौहान हमारे साथ हैं, अमित श्रीवास्तव हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आज के मुद्दे पर पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों ही मामलों को लेकर राहत नहीं मिल पाई है चैतन्य बघेल को। Please repeat your question. I can't hear your question. हेलो अमित जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं लौटकर आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है सर। के चौहान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी के चौहान जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए के चौहान साहब, माफी चाहूंगा, आपकी भी आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामी है। पहले हम उसको दूर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटकर आ रहा हूं। अमित श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। जी सुन पा रहा हूँ।
अमित जी, अगर आप उधर से म्यूट हैं तो एक बार अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करिए। जी देखिए, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? नहीं अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के अश्वान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अ, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, माफी चाहूंगा, आप दोनों से तकनीकी अभी खामी चल रही है लगातार, उसको हम दूर करते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास में लौट कर आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। तो ये चेतन बघेल के मामले को लेकर ताजा अपडेट सामने आए हैं। भूपेश बघेल और उनके बेटे चेतन बघेल को कोर्ट से झटका लगा। ईडी सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा है और हाई कोर्ट जाने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, और के अश्वान बीजेपी से प्रवक्ता, इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, अमित जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं चाहूंगा पहला रिएक्शन सर इस पूरे मामले को लेकर आपका। जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने पूरी न्यायिक संस्थाओं के दुरुपयोग का, ईडी का जो मिसयूज किया जा रहा है पीएफएलए सेक्शन 44 को, ये पूरी प्रोसेस को हमने चैलेंज किया। न्याय अब ये बताया है कोर्ट को कि ईडी सीबीआई की सीमाओं को हमने चुनौती दी है और इन अभिकर्ताओं में जिस प्रकार से पीएमएलए एक्ट में अगर देखेंगे तो कानून का अतिक्रमण किया जा रहा है, सबको देखकर आज जिस प्रकार से हमने कहा था कि पक्षता से जांच करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर कार्रवाई सत्ता के इशारे पर होगी तो उसमें हम आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत जी और जो मलया बागची जी की खंडपीठ में इस मामले को हमने लगाया था और सारे प्रोसेस को जिस प्रकार से चैलेंज करते हुए हमने बताया था कि किस प्रकार से जो हमारा मैटर लगा था 301/2025, 303/2025 एंड 299/2025, और उसमें हमने ये बताया कि जिस प्रकार से 10 मार्च के बाद भूपेश बघेल जी क्या रेड पड़ी थी और उसके बाद 18 जुलाई तक ना कोई आधार उनके बेटे के खिलाफ आया, ना कोई नया तथ्य आए, ना ईडी कोई उनके खिलाफ सबूत जुटा पाई, और बिना जानकारी के आधार को मानते हुए ईडी ने कोई सम्मन तक जारी नहीं किया, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई सम्मन जारी किया और ना ही कोई प्रक्रिया फॉलो की, और जिस प्रकार से तथ्य और साक्ष्य आने चाहिए थे वो भी नहीं आए, लेकिन तो गिरफ्तारी का आधार बताया गया। हमने यही बताया है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी और पूरे प्रोसेस को हमने चैलेंज किया और माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि आप हाईकोर्ट होता है हर स्टेट में, आप हाईकोर्ट में पहले जाइए, और उसके बाद फिर हमने निवेदन किया कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक सिंघवी साहब हमारे तरफ से, उन्होंने बताया कि साहब सेक्शन 44 को हमने चैलेंज किया है और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी पे झूठे भ्रमक और धन आरोप लगाकर उनके बेटे को जिस प्रकार से डिटेन किया गया है, तो हम पूरे प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं और कई सारी रिट पिटीशन पहले ही लगी हुई है, तो आप उसको कब कर सकते? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि 6 अगस्त की सुनवाई के लिए उसे रख दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो अंतहीन जांच और प्रक्रिया जो जारी लगातार रखी जाती है, जब विपक्षियों को दबाना होता है, उनको आगे कर दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर आएगी और इस पूरी प्रक्रिया को मैंने जैसा कहा ना कि अंतहीन जांच और निरंतर प्रक्रिया जो खिलाफ है, हमने उसको चुनौती दी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 6 तारीख के कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हमें जरूर उसमें रिलीफ मिलेगी। जी मैं एक रिएक्शन के चौहान जी का ले लूं इस पर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, अभी जो ताजा अपडेट में लाया चेतन बघेल के मामले में? देखिए, मुझे ये पूरी जो प्रक्रिया है
वो 2022 से चालू हुई है, वो कार्यपालिका की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया। इसको विधायिकी की तरफ मोड़ना, राजनीति की तरफ मोड़ना, ये अपने आप की गलतियों पे पर्दा डालना है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट महोदय स्पष्ट लाइन है, वो ये है कि रसूखदार लोग, बड़े लोग जो हैं, वो सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब सीधा सुप्रीम कोर्ट आने की इनको जरूरत क्या है? इनको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये बोल के खारिज किया गया है मामला, तो ये बोल के खारिज किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रक्रिया ये भूपेश बघेल की है, वो निर्दोष लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हाई कोर्ट छोड़ के सुप्रीम कोर्ट जाए। पहले ये दोषी लोग करते हैं कि जो हाई कोर्ट छोड़ के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हाई कोर्ट में डिसीजन क्या है, लोअर कोर्ट में डिसीजन क्या आने वाला है। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं महोदय कि जो पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं, एक गिरफ्तारी के लिए भी अगर ईडी को दोषी ठहराया गया है, अगर न्यायालय ने ये बोला है कि ईडी ने ये गिरफ्तारी गलत की है, मैं सिर्फ चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बारे में नहीं बोल जी, मैं अधिकारियों के बारे में भी बोल रहा हूं, मैं कारोबारियों के बारे में भी बोल रहा हूं, मैं राजनेताओं के बारे में भी बोल रहा हूं। 20% लगभग राजनेताओं की गिरफ्तारी हुई है इस प्रकरण में और 80% गैर राजनीतिक इंसानों की हुई है, जो अधिकारी हैं और जो कारोबारी है। चैतन्य बघेल भी कारोबारी है, वो बात अलग है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दूसरी बात, चैतन्य बघेल को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके 2-3 साक्ष्य हैं। वो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइसेस का भी साक्ष्य है और वो पप्पू बंसल के बयान का भी साक्ष्य है। उस तथ्यों के आधार पे उनको दिया गया। माफ करिएगा, मैं अमित जी की, हमारे साथी प्रवक्ता की बातें नहीं सुन पाया, लेकिन मेरे को मालूम है कि उन्होंने क्या किया होगा, वो कहा होगा। क्यों? सबसे मेन बात यह है कि आपको न्यायालय के हिसाब से चलना है। और ये क्या बोल रहे हैं कि हम न्यायालय की तो अवहेलना नहीं कर रहे। न्यायालय में तो हमारे को पूरा विश्वास है, लेकिन ईडी के ऊपर बोल रहे हैं। तो ईडी के लिए भाई साहब, ईडी की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की थी, उन्होंने पेश कर दिया न्यायालय। अब न्यायालय ये अपने से निर्णय ले को जमानत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। आपकी जमानत तो सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर दिया है। आपकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। लोअर न्यायालय ने और हाई कोर्ट ने तो पहले ही खारिज किया हुआ है आपकी बातों को। लेकिन चौहान साहब देखिए, बार बार अमित श्रीवास्तव जी और उनके पार्टी के लोग तो यही कह रहे हैं ना कि ये राजनीतिक कार्रवाई, क्यों इसको पॉलिटिकल एक्शन बताया जा रहा है? मैं वही तो बोल रहा हूँ महोदय कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये न्यायिक मामला है, ये कानूनी मामला है। ठीक है, ये कानूनी मामलों को अभी क्या बोलेंगे? कानूनी मामलों में तो दिखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये राजनीतिक मामला। ठीक है, मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास ही चल रहा हूँ आपकी इस बात को लेकर, क्योंकि अमित जी बार बार चौहान साहब भी ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर ये बोल रहे हैं कि कुछ किया नहीं है, कोई दोषी नहीं है और ये सिर्फ फंसाने की कोशिश या राजनीतिक कार्रवाई है, तो फिर कोर्ट क्यों जा रहे हैं? और दूसरा, ये बीजेपी तो कह रही है कि आप कोर्ट जा ही क्यों रहे हैं? देखिए, हम तो न्याय ले रहे हैं कि जांच की निष्पक्षता और प्रक्रिया की सुचिता, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट में याचिका की वैधता पर मेरिट से पहले दोनों को सुना जाएगा, या लोकतंत्र और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता का हमने आग्रह किया है। और हमने तो कहा है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रयासों का नतीजा है और कांग्रेस के लोगों को कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है और लगातार पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट चला जा रहा है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है। और पूर्ववर्ती टिप्पणी में जिस प्रकार से आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने इनके खिलाफ कोई भी जांच में आप सबूत नहीं ला पाए,
और 17 महीनों तक आपने इन्हें अंदर रख दिया, एंड हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज 17 मंथ्स, ये विशेष टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और उस समय उन्होंने कहा था कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है। और इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास अगर हमको और आपको है और 140 करोड़ जनता को है, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे है जी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों की अहमियत होती है। और मैंने जैसा कहा ना कि 10 मार्च 2025 को चैतन्य बघेल जी के घर पे रेड होती है और 18 जुलाई तक ना कोई ईडी के पास ना कोई आधार होता है, ना कोई नया कोई सबूत या जानकारी उनके खिलाफ आती है, लेकिन ना समन जारी किया जाता है, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमने तो पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया है साहब। और लगातार मैंने कहा ना कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके ऊपर, चौहान जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, आप कार्रवाई करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आकाओं को ये समझाइए कि राजनीतिक इस्तेमाल ईडी का या दूसरी एजेंसी का ना करे और कार्रवाई सत्ता के इशारे पे ना हो। और लगातार ये अहंकारी सत्ता जो है उसको जनता तो करारा जवाब देगी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। चौहान जी समझ लीजिए, विपक्ष को कुचलने का प्रयास जो आपकी सत्ता में बैठे हुक्मरान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। और इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। ये समय समय पे 140 करोड़ जनता भी मानने लग गई है। ठीक तो है, आपको समझना लेकिन पड़ेगा। अमित जी, अब ये डिफरेंशिएट कैसे आप लोग करेंगे कि ये कार्रवाई सही है और ये कार्रवाई गलत है? देखिए, मैंने तो कहा ना कि अगर किसी ने गलत किया आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन 10 मार्च 2025 को आप रेड करते हैं और 18 जुलाई तक आपके पास कोई आधार नहीं होता, मतलब उसके बाद आप अचानक एक दिन आते हैं और उनकी गिरफ्तारी कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, ना कोई संबंध, ना तथ्य, ना साक्ष्य, ना डॉक्यूमेंट, लेकिन आप गिरफ्तार कर लेते हैं। आप हेडलाइंस पद बनाइए, आप हिस्ट्री बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आपने गिरफ्तारी का आधार तक नहीं बताया और वह पूरी बेबुनियाद। और मैंने कहा ना कि जो लगातार अंतहीन जांच जो करी जाती है उस पे लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतिशोध की राजनीति इस देश में हो रही है, विपक्षियों को दबाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार जी ने किया है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी उनके साथ मिल जाते हैं, 3 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, बाद में उनकी संपत्ति जो सीज की गई थी वो भी वापस हो जाती है। और लगातार आप देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा जी के केस में देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी के केस में देख लीजिए, लगातार अनगिनत ऐसे मैं नाम गिना सकता हूं। तो जनता भी कहती है साहब कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनके पास ना कोई ईमान है ना दीन है, और जो भी जाता है वो धूल के निकलता है। अरे साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? मतलब अगर आप भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इससे क्लीन हो जाते हैं। ये दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति को बर्दाश्त देश की जनता नहीं करेगी। देश की जनता के कुछ सुलगते सवाल है जो सरकार में बैठे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और जो संवैधानिक संस्था है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसको भी निष्पक्षता से जांच करना पड़ेगा। किसी राजनीतिक द्वेष। ठीक है अमित जी, एक और छोटा सा सवाल फिर मैं चौहान साहब जी के पास आपकी तमाम आरोपों को लेकर जाऊंगा। अभी इस कार्रवाई का मोटिव आप लोगों को क्या नजर आता है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी अमित जी, देखिए, मैंने तो कहा ना कि हम सारी बातों को रखेंगे, सारे पहलुओं को रखेंगे और सारी अपनी पीड़ा, वेदना और तकलीफ को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी इमेज को टर्निश करने का काम किया जा रहा है, झूठे भ्रमक और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिस प्रकार से उनकी मैंने कहा ना परिवार की छवि को, उनके बेटे की छवि को, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। चुनाव के पूर्व आपको याद होगा एक सीडी आ जाती है और उसके बाद आज वो कहाँ है वो लोग? आप कहते थे हमने दुबई में उनको डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, आज तक वो है कहाँ? मतलब 18 महीने हो गए, आपने उनको ना दुबई से लाए, ना वो सीडी की सच्चाई की आपने जांच की। मतलब आपका समाधान के लिए आप पॉलिटिक्स नहीं करते, आपके सत्ता प्राप्ति के लिए आप पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, जो दुखद पहलू है। अरे आप पे हिम्मत है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आइए, लड़िए कांग्रेस, लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं है। चाहे महाराष्ट्र में आपको सरकार बनाना हो, चाहे मध्य प्रदेश में बनाना हो, चाहे गोवा में बनाना हो, चाहे मेघालय में बनाना हो, हर जगह फैसला वही होता है। ठीक है, के चौहान साहब बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं अमित जी।
केशवान जी, हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है आपका। आपने सुने सर आरोप जो लगाए अमित जी ने? नहीं, मैं उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मुझे। वो ये कह रहे हैं दो तीन कि पॉइंट आप बता दीजिए, मैं उसके जवाब दे देता वो ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर परेशान करने की कोशिश है और एजेंसियों का इस्तेमाल करके आप लोग सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश। उन्होंने महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया और मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया। महोदय, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि ईडी की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है? क्या अभी तक जितनी भी पिछले 4 सालों में गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में, क्या एक भी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, असंवैधानिक है? क्या आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते थे? अमित श्रीवास्तव जी भी वकील हैं और मैं भी वकील हूं, दोनों वकील हैं, तो हमारे को कानूनी प्रक्रिया भी मालूम है। और कानून अगर गलत असंवैधानिक किया हुआ है तो हमारे को बिल्कुल विश्वास होता है कि न्यायालय से उस इंसान को, उस पार्टी को राहत मिलती है, क्योंकि न्यायालय जो है वो सत्य के आधार पर रहता है। कार्यपालिका कानून के हिसाब से काम कर सकती है, बाकी अब किसी के कहने के हिसाब से नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने दोस्त से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक जिनकी भी जमानत नहीं हुई है पिछले 4 सालों से, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुई है? ठीक है। या ईडी के कारण नहीं हुई है? ठीक है। न्यायालय इसीलिए जमानत नहीं दे रहा है कि ईडी उनको रोक के रखी हुई है या भारतीय जनता पार्टी उनको रोक के रखी है? ये मैं अपने ठीक है चौहान साहब, क्योंकि समय भी कम है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसी सवाल के साथ एक फाइनल कमेंट अमित जी से मैं ले लूं। अमित जी, बहुत संक्षिप्त में रखिएगा। जी, क्या पूछा है आपने? मुझे वॉइस नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि लंबे वक्त से जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं और जिस तरीके के आप लोगों के आरोप है कि ये सब सत्ता का दुरुपयोग है, एजेंसियों का इस्तेमाल है, तो जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? कोर्ट क्या सत्ता या फिर एजेंसियों के दबाव में जमानत नहीं दे रहा है, या फिर चूंकि कोई तथ्य नहीं है बेगुनाही के इसलिए जमानत नहीं मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने तो पूरा प्रोसेस को चैलेंज किया है और न्यायिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ईडी का मिसयूज और लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अभी आपने कहा जमानत नहीं मिल रही है, मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल गई, केजरीवाल जी को जमानत मिल गई, सत्येंद्र जी को जमानत मिल गई, संजय सिंह जी को जमानत मिल गई, संजय राउत जी को जमानत मिल गई, अनिल देशमुख जी को जमानत मिल गई। छत्तीसगढ़ में जितने लोगों को आपने फंसाने का प्रयास किया था, मोस्टली लोगों को जमानत मिल चुकी है। कहाँ जमानत मिल रही है? और मैंने तो आपको पहले ही कहा कि न्यायालय ने भी अपने साइटेशंस में कहा है कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है। तो आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा ना, इस देश में सबसे ज्यादा अगर बिलीव किसी पे लोगों को है, ट्रस्ट है, विश्वास है, तो देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे है। और हमें पूरा उम्मीद है वहां से हमें न्याय मिलेगा। और ये केसेस आप देखिएगा आने वाले समय में सारे केसेस क्वैश होंगे। चलिए सर, चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, के चौहान साहब आपका। तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जब याचिकाएं पहुंची तो कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है और साथ ही अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूरे प्रोसीजर के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इन पूरी कार्रवाई को लेकर, एक्शंस को लेकर लगातार जारी है। अब देखना होगा क्या डेवलपमेंट इस केस को लेकर आगे मिलता है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें।